मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, अपन ने अब तक पढ़ लिया था स्वप्रेरण के बारे में, ठीक है, सेल्फ इंडक्शन। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन मीन्स अन्योन्य प्रेरण। ठीक है, जब अपन ने पढ़ा था स्वप्रेरण मतलब स्वयं की धारा में परिवर्तन के कारण स्वयं कुंडली के अंदर ही होने वाले प्रेरण की घटना मतलब ई व आई प्रेरित होने की घटना को हम क्या बोलते हैं? स्वप्रेरण। ऐसे यहाँ भी नाम से पता चल रहा है अन्योन्य प्रेरण मतलब प्रेरण की घटना किसमें होगी? अन्य कुंडली में होगी, मतलब पास रखी अन्य कुंडली में। तो जो अगर किसी प्राथमिक कुंडली में अगर हम धारा परिवर्तन करते हैं, प्राथमिक कुंडली की धारा में परिवर्तन करते हैं, तो पास रखी अन्य कुंडली में ई एंड आई प्रेरित हो जाने की घटना क्या कहलाती है? अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक कुंडली ये है और एक कुंडली है, ये प्राथमिक कुंडली, ये द्वितीय कुंडली। अब बच्चों इस प्रकार से रखें। अब जैसे बच्चों यहाँ पे हम स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे इसका की को ऑन करेंगे तो इस प्रकार से धारा पारित होगी, इस प्रकार से धारा पारित होगी, तो इसके कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र होगा इस तरह से। यहाँ जो अपन देख रहे हैं इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र यहाँ जो उत्पन्न होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र कौन उत्पन्न कर रहा है बच्चों? प्राथमिक कुंडली। इस प्राथमिक कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार से उत्पन्न होगा इस दिशा में। ये किसका चुंबकीय क्षेत्र? जो B1 वेक्टर, प्राथमिक कुंडली की धारा के कारण ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है B1 वेक्टर। ठीक है, ये B1 वेक्टर। अब बच्चों यहाँ पे इसमें आप समझ सकते हो, जैसे यहाँ पे इस धारा का मान बढ़ेगा, ये धारा जो I1 है, इस धारा I1 का मान बढ़ेगा, तो I1 का मान बढ़ने से इस चुंबकीय क्षेत्र B1 का मान बढ़ेगा, क्योंकि कुंजी को जैसे ऑन करोगे, ऑन करते से ही यहाँ पे धारा में वृद्धि होगी I1 में, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र B1 में वृद्धि होगी, जिसके कारण इससे गुजरने वाले फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा, मतलब वृद्धि होगी। तो यहाँ पे फ्लक्स परिवर्तन के कारण इस सेकेंडरी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित हो जाएगी। अब तो यहाँ पे देखिए इस यहाँ पे धारा प्रेरित हो रही है I2, ये कुछ इस तरह से प्रेरित होगी इस दिशा में I1 के विपरीत। क्यों होगी I1 के विपरीत बच्चों? क्योंकि यहाँ पे देखिए धारा I1 में वृद्धि हो रही है, फ्लक्स में वृद्धि हो रही है, तो I1 में वृद्धि के कारण ही तो यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ है? I2। इसलिए I2 की दिशा ऐसी होगी कि I1 में वृद्धि का विरोध करेगी, अर्थात विपरीत दिशा में आएगी। हाँ, अगर मान लो धारा घट रही होती, I1 धारा घट रही होती, तो फिर I2 जो प्रेरित होगी वो समान दिशा के अनुसार प्रेरित हो रही होती है। ठीक है, तो I2 यहाँ पे बच्चों क्या है? प्रेरित। इस प्रकार से धारा इसके अंदर प्रेरित हो रही है अन्य कुंडली के अंदर। क्लियर? तो इसी घटना को क्या बोलते हैं? अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो यहाँ पे ये चीज अपन हम लिखने जा रहे हैं इसके अंदर। तो देखिए क्या कह रहा हूं मैं, जब भी देखिए जब भी कभी प्राथमिक कुंडली, समझना क्या रहा हूं, जब भी कभी प्राथमिक धारा I1 में प्राथमिक कुंडली की धारा I1 में परिवर्तन होता है, तो पास रखी अन्य कुंडली जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? द्वितीय कुंडली बोलते हैं। द्वितीय कुंडली पास रखी अन्य कुंडली, द्वितीय कुंडली में E2 व I2 प्रेरित हो जाने की घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण कहते हैं, ये चीज अपन देखिए। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? अन्योन्य प्रेरण। अब तो जैसे यहाँ पे हम कुंजी को ऑन करेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे समझें। देखिए सर, कुंजी ऑन करते ही क्या होता है? यहाँ पे जैसे अपन कुंजी ऑन करेंगे, की ऑन करते ही, और तो जैसे की ऑन करोगे, की ऑन करते से ही क्या होगा? की ऑन करते ही यहाँ पे धारा I1 बढ़ेगी, I1 के बढ़ने से B1 का मान बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, B1 का मान बढ़ेगा, B1 का मान बढ़ने से Φ2 में वृद्धि होगी, वहां से गुजरना फर्स्ट जो Φ2 बोल रहे हैं इसमें वृद्धि होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम देखा कि I1 से बढ़ने से Φ2 के मान में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इस कारण से अपन देख रहे हैं इसके अंदर जो आप, वृद्धि क्यों हो रही है Φ2 का मान? क्योंकि यहाँ पे देखो इसमें N2 घेरे हैं। ठीक है, इसका एरिया मान लो A2 है,
और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र कितना है V1। तो यहाँ पे वृद्धि क्यों हो रही है, क्योंकि अपन जानते हैं phi 2 का सूत्र क्या होना चाहिए बच्चों, phi 2 बराबर N2, और हम जानते हैं phi बराबर क्या होता है NBA। तो इसके अंदर घेरा कितना है N2, गुजरने वाला फ्लक्स कितना होता है यहाँ पे मतलब phi 2 निकाले NBA, इसका एरिया कितना है, अच्छा B यहाँ पे कौन है बच्चों, B1 इंटू एरिया A2, इसका एरिया A2 है, घेरे इसमें N2 है और चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे B1 है। तो B1 के कारण यहाँ फ्लक्स गुजर रहा है, तो यहाँ पे phi 2 में वृद्धि क्यों हो रही है, क्योंकि B1 का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख लिया। अब यहाँ पे I2 जो प्राप्त होगी, इसलिए प्रेरित I2 की दिशा, प्रेरित I2 की दिशा I1 के विपरीत होगी, विपरीत होगी। क्यों, क्योंकि बच्चों I1 बढ़ रहा है। ठीक है, I1 में वृद्धि हो रही है इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि बच्चों I1 इंक्रीज हो रही है। अगर I1 बच्चों डिक्रीज हो रही होती तो प्रेरित I2 दिशा क्या होती, I1 के समान दिशा में प्राप्त होती। ये चीज अपन देख लिया, बात पल्ले पड़ी। अब देखिए, अच्छा बच्चों इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख दूं, इस समीकरण को इक्वेशन नंबर 1 लिख दें, तो यहाँ पे देखिए हम देखते हैं इक्वेशन 1 से, समीकरण 1 से अगर अपन देखें तो चलो देखिए I1 में वृद्धि हो रही है तो phi 2 के मान में भी वृद्धि हो रही है। इसका मतलब phi 2 समानुपाती क्या है, I1, phi 2 प्रोपोर्शन टू क्या बच्चों, I1। अब यहाँ पे हम जानते हैं समानुपाती चिन्ह हटाएं तो एक कौंस लगाना पड़ता है, तो कौंस लगाएंगे इस प्रकार से, phi 2 बराबर m इंटू I1, phi 2 बराबर लगा दिया मैंने m इंटू I1। यहाँ बच्चों इसमें ये जो m है, इस m कांस्टेंट को हम बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ठीक है, m क्या बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ जो m है, अच्छा इस m का मान क्या बनेगा बच्चों, m बराबर आएगा phi 2 अपॉन I1। इसकी यूनिट देखें पहले एक बार क्या होगी, इसकी यूनिट SI यूनिट क्या बच्चों, देखो ऊपर phi 2 का मात्रक क्या होता है, वेबर। ठीक है, वेबर, और नीचे धारा का मात्रक एम्पियर, वेबर और ये एम्पियर, तो वेबर प्रति एम्पियर, इसको हम क्या बोलते हैं, हेनरी। मतलब बिल्कुल वैसा ही मात्रक बच्चों जो अपन ने पहले पढ़ा था एल के बारे में। ठीक है, स्व प्रेरण गुणांक पढ़ा था, वही मात्रक बच्चों यहाँ पे हेनरी जो है वही मात्रक इस एम का भी होता है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ठीक है, क्या चीज बच्चों, ये कुंडली निकाय का, कुंडली निकाय, कुंडली निकाय का नियतांक है, ये कुंडली निकाय का नियतांक। ठीक है, मतलब किस पे डिपेंड करता है, एम का मान, एम का मान दोनों कुंडलियों की आकृति, आकार, साइज, घेरों की संख्या इत्यादि पे निर्भर करता है। साथ के साथ इस बात पे डिपेंड करता है कि दोनों कुंडलियां रखी कैसे हैं, पास पास रखी हैं या दूर दूर रखी हैं या थोड़ा तिरछा रखी हैं। ठीक है, एक दूसरे समांतर हैं या एक दूसरे लंबत हैं, इन सभी राशियों पर भी डिपेंड करता है। मतलब इनका अभिविन्यास कैसा है, एक दूसरे के सापेक्ष किस प्रकार से रखी हैं, इस बात पे भी डिपेंड करता है एम का मान। ठीक है, कुंडलियों के आकार, घेरों, साइज, इन पर डिपेंड करता ही करता है, आकृति पे डिपेंड करता ही करता है, साथ में दोनों कुंडलियां आपस में एक दूसरे के सापेक्ष कैसे रखी हैं उस बात पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसे हम क्या बोलते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, या अन्योन्य प्रेरकत्व भी कह सकते हैं इसको, अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। ठीक है, ये चीज अपन देखी। अब यहाँ पे इस कुंडली में जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा उसका मान अपन देखें क्या होगा। देखिए इन सेकेंडरी कुंडली में, ठीक है, देखो द्वितीयक कुंडली में ई का मान निकालें अपन, क्या बच्चों, द्वितीयक कुंडली में प्रेरित E2 का मान निकाल रहा हूं, कैसे निकालेंगे, प्रेरित E2 बराबर, क्यों हम जानते हैं E बराबर क्या होता है, माइनस d∅/dt, E बराबर माइनस d∅/dt, तो E2 बराबर माइनस ऑफ d∅2/dt, क्योंकि फ्लक्स में परिवर्तन की दर, गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन दर के बराबर होता है E2 का मान। अब यहाँ पे phi2 का मान रख दें, phi2 कितना बचा यहाँ पे, यहाँ से कि phi2 का मान mi1 है, तो phi2 का मान mi1 रख देंगे, तो d/dt mi1 ये रख दिया मैंने। अब यहाँ पे m आउटसाइड में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो ये E2 बराबर ये होगा माइनस m di/dt। ठीक है, ये आ गया E2 का मान माइनस m di/dt। तो चलो यहाँ पे देखिए इसको हम चाहे तो ऐसे लिखते हैं, इक्वल टू माइनस di1/dt माइनस m इंटू अच्छा di/dt, मतलब मान लो आपको ग्राफ दिया हुआ है, कहीं पे ग्राफ दिया हुआ है I वर्सेस T ग्राफ,
तो डी आई अपॉन डी टी क्या शो करेगा, उस ग्राफ का स्लोप। तो उसको बोलते हैं, ठीक है, इनटू स्लोप ऑफ आई टी ग्राफ। स्लोप ऑफ आई टी ग्राफ, ठीक है, आई टी ग्राफ का स्लोप, आई वर्सेस टी ग्राफ का स्लोप जो है उससे गुणा कर देंगे इसको, तो क्या बन जाएगा, E2 बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये तो क्या बच्चों, E2 मतलब तात्क्षणिक मान जो प्रेरित हो रहा है। अब कई बार क्वेश्चन बच्चों औसत मान पूछ लेता है आपसे, औसत मान, ठीक है, औसत मान निकालें इसका मतलब एवरेज वैल्यू, ठीक है, E2 एवरेज, ठीक है, एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं, इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, ई एवरेज इक्वल टू E2 एवरेज बराबर क्या करना बच्चों, यहाँ पे एवरेज के लिए हम यहाँ पे डी आई को लिख देंगे डेल्टा आई और लिख देंगे डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा टी मतलब धारा में परिवर्तन बटा लगा समय, जिसे हम चाहें तो इक्वल टू माइनस एम आई टू माइनस आई वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। तो टी टू माइनस टी वन को आप टी लिख दो, टी क्या बच्चा यहाँ पे लगा समय, कितना समय लग रहा है धारा परिवर्तन होने में, इस प्रकार से अपन ये ज्ञात कर सकते हैं औसत मान E2 का। बात पहले पड़ी, तो यहाँ पे इस प्रकार से अपन ये ज्ञात कर लेंगे m का मान। अब देखिए मान लो कोई दो कुंडलियां आपको दे रखी हैं, अलग अलग कई प्रकार कुंडलियां हो सकती हैं। आपको कोई कुंडली निकाय दिया गया है जिसमें कुंडली निकाय मतलब कैसी भी दो कुंडलियां हो सकती है, दोनों वर्ताकार कुंडलियां हो सकती हैं, दोनों वर्गाकार कुंडलियां हो सकती हैं, एक वर्ताकार एक वर्गाकार हो सकती है, या एक सोलेनॉइड उसके पास में कोई वर्ताकार कुंडली रखी हो, कैसे भी दो कुंडली निकाय अगर आपको दे रखा है तो उसका हम निकाय का m कैसे निकालते हैं वो देखने जा रहे हैं अपन। देखिए अब देखो बच्चों, देखिए यहाँ पे किसी कुंडली निकाय का किसी कुंडली निकाय का जो कैपिटल एम है निम्नानुसार ज्ञात कर सकते हैं। कैसे बच्चों, देखिए m बराबर क्या होता है बच्चों, m इक्वल टू यहाँ पर लिखा था अपन ने phi2 अपॉन I1, ठीक है, m इक्वल टू phi2 अपॉन I1। अब यहाँ पे phi2 का मान क्या होता है बच्चों, इस phi2 का मान बताया था मैंने, phi2 बराबर क्या है, n2 b1 a2। तो phi2 का मान n2 b1 a2 अपॉन I1, ठीक है। इससे निकाल लेंगे m का मान, क्लियर, इससे m का मान निकल जाएगा, क्लियर। वैसे बच्चों यहाँ पे ऐसे cos भी आता है, phi2 का मान क्या होगा, n2 b1 a2 cos थीटा। बट मान लीजिए कि थीटा का मान 0 डिग्री है, मतलब लंबवत बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो थीटा 0 डिग्री मानकर अपन 1 रख सकते हैं, cos 0 डिग्री का मान। हाँ, अगर मान लो एंगल 90 डिग्री है तो एंगल 90 डिग्री है, थीटा मान 90 है, मतलब यहाँ पे प्लेट मतलब सेकेंडरी कुंडली तो इस प्रकार से और फ्लक्स प्राइमरी का इधर ऐसे गुजर रहा है, इसके अंदर तो कोई लाइन गुजर ही नहीं रही, ऐसे फ्लक्स गुजर रहा है, यहाँ सेकेंडरी कुंडली है, फ्लक्स ऐसे गुजर रहा है, तो उस केस में तो फिर phi2 का मान ही क्या जाएगा 0, क्योंकि एंगल 90 बनेगा, ठीक है। एरिया वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल मतलब A2 वेक्टर और B1 वेक्टर में एंगल 90 बनेगा, तो phi2 ही 0 जाएगा, तो phi2 0 होगा तो m का मान क्या जाएगा बच्चों 0, ठीक है। मतलब आप यूँ समझ सकते हैं, एक स्टार नोट के रूप में समझा दूं आपको मैं, देखिए जो आपको बताया मैंने, मतलब I1 प्रवाहित हो रही है, ठीक है, यदि I1 तो प्रवाहित हो रही है, परंतु फिर भी सदैव phi2 बराबर 0 रहे, ठीक है। I1 प्रवाहित कर रहे हैं लेकिन फिर भी phi2 का मान सदैव 0 रहे, मतलब सेकेंडरी कुंडली से कोई फ्लक्स नहीं गुजरे, तो m बराबर क्या जाएगा, m बराबर 0, तो m बराबर 0 जाएगा। जैसे यहाँ पे देखें phi2 का मान, I1 का मान नॉन जीरो है, phi2 0, तो m का मान कितना हो गया 0 हो गया। कैसे, चलो एग्जाम्पल समझा दूं आपको मैं, एग्जाम्पल रूप में देख लें बच्चों। एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए दो कुंडलियां आपको दे रखी हैं इस प्रकार से, ठीक है, ये दो कुंडलियां इस प्रकार से दे रखी हैं, एक कुंडलियां तो इस रूप ये है, ठीक है, ये इसमें धारा अपन I1 प्रवाहित कर रहे हैं, I1 धारा, ये हमारी प्राथमिक कुंडली है, ठीक है,
ये प्राथमिक कुंडली है, इसमें धारा I1 प्रवाहित कर रहे हैं। और मान लीजिए सेकेंडरी कुंडली आपको दे रखी है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये सेकेंडरी कुंडली, ये ऊर्ध्वाधर दिखा दी मैंने, ये सेकेंडरी कुंडली है, ठीक है, द्वितीय कुंडली, ठीक है, ये द्वितीय कुंडली बच्चों, द्वितीय कुंडली ये ऊर्ध्वाधर रूप में, ये तो क्षैतिज है और ये ऊर्ध्वाधर है, ये ऊर्ध्वाधर रूप में और तो ये क्षैतिज रूप में प्राथमिक कुंडली क्षैतिज। तो अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर इस धारा I1 के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो किधर की ओर आएगा, उंगलियां घुमाएं धारा के अनुसार, अंगूठा ऊपर की ओर आ रहा है, अर्थात इस दिशा में आएगा इसका चुंबकीय क्षेत्र B1 वेक्टर, यहाँ पे इस जगह ये तो आएगा बच्चों B1 वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे द्वितीय कुंडली का एरिया देखें तो एरिया क्या होता है बच्चों, सतह के लंबवत होता है, इसकी सतह ऊर्ध्वाधर है तो इसके लंबवत एरिया वेक्टर क्या है बच्चों, इस कुंडली का एरिया वेक्टर आएगा इस दिशा में A2 वेक्टर, ये द्वितीय कुंडली है, इसका एरिया वेक्टर आएगा इस दिशा में। तो हम देखते हैं कुंडली के तल के लंबवत, ये ऊर्ध्वाधर तल है, इस तल के लंबवत एरिया वेक्टर आएगा इस तरफ, ठीक है। और लोग एरिया तो सेंटर पे दिखाते हैं, अरे कहीं भी दिखा दो, दिशा तीर की तो वही रहेगी, वैसे तो यहाँ से दिखाते हैं, अच्छी बात है, यहाँ दिखा दो A2 वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ दिखा दो, ठीक है। तो ये A2 वेक्टर है, तो दोनों में एंगल कितना है यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है, तो एंगल 90 है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं हियर A2 वेक्टर इज परपेंडिकुलर B1 वेक्टर, ठीक है। A2 वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर, तो यहाँ से गुजरने वाला φ2 कितना होगा, φ2 इज इक्वल टू 0 सदैव, सदैव φ2 का मान क्या रहेगा 0, इसलिए बच्चों इस निकाय का m बराबर क्या होगा 0, इस निकाय का m क्या होगा 0 होगा, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल समझा दूं, मान लो एक और एग्जांपल इस तरह से देख लें, इसी तरह से मान लो तो इस प्रकार से आपसे कह रहा है कि यहाँ पे ये बच्चों कुंडली यहाँ पे जो है द्वितीय एक कुंडली है इस प्रकार से है, यहाँ जो द्वितीय कुंडली कुछ इस प्रकार से द्वितीय कुंडली है, ये अब क्या है द्वितीय कुंडली दिखा दी मैंने, ये द्वितीय कुंडली है, द्वितीय कुंडली इस प्रकार से, ठीक है, क्षैतिज रूप में। और जो यहाँ पे इस जगह ये धारावाही तार आपको दिखा रखा है, धारावाही तार है, ठीक है, इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है I1, ठीक है, ये प्राथमिक तार हो गया, यहाँ पे प्राथमिक कुंडली एक तार के रूप में, प्राथमिक तार बोल दिया इसको मैंने, प्राथमिक तार, ये द्वितीय कुंडली और प्राथमिक तार। और जो इस I1 के कारण यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र हम जानते हैं इसके चारों तरफ कुछ इस प्रकार से होगा, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा, इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र B1 वेक्टर। तो देखिए इस द्वितीय कुंडली का B1 वेक्टर तो कहाँ पे उपस्थित है, इस तल में, प्राथमिक कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र तो इस तल में उपस्थित है, और उसका एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, तो इस दिशा में आएगा, सतह के लंबवत एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे देखिए एरिया वेक्टर तो सतह के लंबवत है और चुंबकीय क्षेत्र इस सतह में उपस्थित है, तो यहाँ भी हम देख रहे हैं, यहाँ पे भी A2 वेक्टर और B1 वेक्टर क्या है, परस्पर लंबवत है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं, यहाँ भी A2 वेक्टर परपेंडिकुलर B1 वेक्टर के कारण m बराबर क्या है बच्चों 0 हो जाएगा, m बराबर 0। तो यहाँ भी इस निकाय का m कितना आएगा बच्चों 0, मतलब यूँ कहेगा क्वेश्चन में आपसे कि आपसे क्या बच्चों एक कुंडली, एक वर्ताकार कुंडली है, ठीक है, उसके केंद्र से लंबवत, उसके केंद्र से तल के लंबवत धारावाही तार गुजर रहा है, तो इस निकाय का अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होगा, तो हम देख रहे हैं बच्चों इस निकाय का अन्योन्य प्रेरण गुणांक आपको कितना नजर आ रहा है 0, क्योंकि सेकंड कुंडली से कोई फ्लक्स गुजरेगा ही नहीं। बात पहले पड़ी। चलो और एग्जाम्पल अपन देखें बच्चों, आगे और एग्जाम्पल अपन देखें। चलो इन एग्जाम्पल से पहले आपको थोड़ा सा मैं वापस इससे समझा दूँ इसके बारे में, परिभाषा क्या है एम की, क्योंकि अपने बोर्ड के अंदर परिभाषा ही पूछा था कि एम की परिभाषा लिखिए, परिभाषित करो एम अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या है। तो हम कैसे करेंगे परिभाषित, देखिए दो तरीके हैं परिभाषित करने के। एक तो अभी लिखा था अपन ने फॉर्मूला लिखा था एम बराबर, क्या लिखा था फॉर्मूला अपन ने अभी पहले लिखा था फॉर्मूला एम इज इक्वल टू क्या होता है, क्या लिखा था फॉर्मूला φ2 अपॉन I1, याद करो लिखा अपन ने इससे पहले, यहाँ से पहले m2 बराबर m बराबर φ2 अपॉन I1। तो समझना परिभाषा क्या हो जाएगी, अपने आप नोट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम कह देंगे देखो यदि धारा I1 का मान अगर 1 एम्पियर है तो m बराबर क्या हो जाएगा φ2, ठीक है, m बराबर φ2। तो हम परिभाषित कर सकते हैं यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर है तो सेकेंडरी कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स का मान कुंडली निकाय का अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है। ठीक है, नोट कर लो उसको। ऐसे ही चलो एक और परिभाषा अपन देखें एम की। तो यहाँ से देखिए ये अपन लिखा E2 बराबर क्या आ रहा है -m dI1 अपॉन dt।
तो यहाँ से बच्चों अगर मैं E2 का परिमाण निकालूं तो E2 का परिमाण क्या जाएगा बच्चों, E2 का परिमाण यह जाएगा m di1 अपॉन dt। तो यहाँ से m बराबर क्या बनेगा, यहाँ से बच्चों m का मान कितना आएगा, m बराबर E2 का परिमाण अपॉन di1 अपॉन dt। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे देखें कि अगर di1 अपॉन dt का मान 1 एम्पियर प्रति सेकंड है, मतलब प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन का मान, धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकंड है, तो m बराबर क्या आएगा E2, मतलब सेकेंडरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल किसको बताता है, m को। तो परिभाषा क्या बन जाएगी, लिख लेना इसको कि यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर प्रति सेकंड है, तो सेकेंडरी कुंडली में, द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान इस निकाय का कैपिटल M कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से अपन परिभाषित कर सकते हैं। तो चलो देखो, अब यहाँ पे इस पे जो अपन एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, तो दो एग्जाम्पल तो अपन यहाँ पे देख लिए, जैसे कि ये एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, ये एग्जाम्पल 1, ये एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, ये होते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 और ये एग्जाम्पल नंबर 4। अब ये एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 अपन सीखें क्या कहना चाहता है, देखिए। तो एग्जाम्पल 3 में आपसे कह रहा है, सोचिए यहाँ पे कह रहा है प्राथमिक धारा 3 एम्पियर के कारण 2000 घेरे वाली द्वितीय कुंडली के प्रति घेरे से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन 6 गुणा 10⁻⁴ वेबर होता है। तो इस निकाय का m बताना है क्या है। ठीक है, m का मान बताना है। तो अभी हम देखा बच्चों m बराबर क्या होता है, क्या होता है m का मान, φ2/I1। m बराबर होता है φ2/I1, ये अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन अपन देखें, सॉल्यूशन थर्ड, m बराबर, सिंपल सा क्वेश्चन है, φ2/I1, φ2/I1। तो जो φ2 का है कुल गुजरने वाला फ्लक्स, तो यहाँ पे बोला गया कि घेरे इतने और प्रत्येक घेरे से इतना फ्लक्स गुजर रहा है, इतना फ्लक्स गुजर रहा है। तो यहाँ पे इसमें 2000 घेरे हैं, तो कुल गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, 2000 गुणा, ठीक है, प्रति घेरे से गुजरने फ्लक्स का मान, ठीक है, यूं लिखते हैं प्रति घेरे से गुजरने वाले फ्लक्स का मान, यूं कर लेते हैं, ठीक है, फ्लक्स का मान ऐसा कर लेते हैं, ये लेते हैं, जो कुंडली के प्रति घेरे से गुजरने वाले फ्लक्स का मान 6 गुणा 10⁻⁴ वेबर होता है। इस निकाय का हमें बताना है। तो जो प्रत्येक घेरे से कितना गुजर रहा है, 2000, तो यहाँ पे सॉरी 6 गुणा 10⁻⁴, 2000 घेरों से कुल कितना गुजरेगा, 2000 गुणा कर दो, 6 गुणा 10⁻⁴ से गुणा कर देंगे, ये तो क्या होगा कुल फ्लक्स, बटे में धारा कितनी है, 3 एम्पियर, प्राथमिक धारा 3 एम्पियर है। ठीक है, तो यहाँ से वो 3 से 6 2 बार कट जाएगा, ठीक है, 2 को यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, कितना जाएगा 4, ठीक है, तो 4000 गुणा 10⁻⁴, 4000 गुणा 10⁻⁴, तो कितना बन जाएगा ये 0.4 हेनरी। ठीक है, m का मान कितना बच्चों, 0.4 हेनरी, ये आ गया रिजल्ट। आई हो समझ में। चलो अब देखें अगला एग्जाम्पल, ये भी सिंपल सा है, क्वेश्चन कोई टिपिकल नहीं है बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आराम से आंसर निकलेगा। ठीक है, आपसे कह रहा है कि दिया है कि n1 का मान 2000 है, n2 का मान 5000 है। ठीक है, ये घेरों की संख्या दे रखी है दोनों कुंडलियों में। फिर कह रहा है कि अब यदि I1 बराबर 1 एम्पियर के कारण, मतलब प्राथमिक कुंडली में धारा कितनी है, 1 एम्पियर के कारण फर्स्ट कुंडली से फ्लक्स इतना प्रति घेरा, तो सेकेंड कुंडली से फ्लक्स इतना वेबर प्रति घेरा गुजरता है, मतलब प्रत्येक घेरे से कितना कितना फ्लक्स गुजर रहा है, प्राथमिक और सेकेंडरी से इतना इतना। तो कह रहा है कि फर्स्ट कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक, मतलब L1, फर्स्ट कुंडली का जो स्वप्रेरण गुणांक है, जो पहले पढ़ चुके हैं अपन पिछली क्लासों में, तथा दोनों कुंडली निकाय का अन्य पूर्णांक का अनुपात आपको बताना है क्या होगा। अच्छा, अपन जानते हैं पहले बच्चों L इज टू क्या होता है, φ/I, पढ़ाई अपन ने 2-3 दिन पहले ये पढ़ रहे थे अपन। तो आप हम देखें, देखिए L1, तो L1 का मान तो क्या बच्चों, φ1/I1, ये पढ़ चुके हैं, L1 बराबर φ1/I1। ठीक है, एंड m बराबर क्या होता है, m बराबर लिखा है अपन ने φ2/I1। ठीक है, अब यहाँ से हमसे अनुपात पूछा जा रहा है, तो अनुपात हमें क्या निकालना है यहाँ पे, किसका मान निकालना है, L1/m का। तो L1/m करेंगे तो डिवाइड करें, I1 से I1 कट गया, तो कितना आएगा ये φ1/φ2। अब देखिए L1/m1 निकालें, तो L1/m1 बराबर ये φ1 का मान रखें, φ1 कितने, कैसे निकालेंगे बच्चों, कुल घेरों की संख्या कितनी है 2000, इससे गुणा कर देंगे प्रति घेरा गुजरने वाला फ्लक्स, यहाँ से प्रति घेरा गुजरने वाला फ्लक्स कितना है 0.8 इंटू 10⁻³ है, और यहाँ पे गुणा कर देंगे 5000 को गुणा करेंगे किससे, कितना बचा यहाँ पे 0.4,
गुणा 10 की घात -3। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखिए ये 10 की घात -3 से 10 की घात -3 गया, 0.4 से 0.8 2 बार कट जाएगा ये। ठीक है, 2 बार कट गया। यहाँ पे ये 3 0 से 3 0 कट गए तो ऊपर कितना है 2 दूनी 4, नीचे आया 5, तो कितना आ जाएगा रिजल्ट 4/5 ये आ जाएगा इसका आंसर 4/5। ठीक है, यहाँ तो आंसर आ गया 0.4 हेनरी और यहाँ आ गया 4/5। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने ये क्वेश्चन अपन ने सीखे, बात पल्ले पड़ी। अब तो उसके बाद अगले एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं इस पे बेस्ड। ये ऊपर लिखा ना भाई किसी कुंडली निकाय का एम निम्नानुसार ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र से। तो अभी हम अब अगले जो क्वेश्चन देखेंगे उसमें क्या करना है अपन को, कुंडली निकाय दिया गया होगा उसमें हमें एम का मान ज्ञात करना है। तो करना कुछ भी नहीं है, सूत्र लगाना है जो उस कुंडली निकाय में B1 चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है, B1 का मान आपको रखना है, B1 का मान रखना है। ठीक है, और ज्यादा अगर आपको एरिया 2 रखना है वो रख दो, तो B1 एंड A2 का मान आपको रखना है, B1 एंड A2 का मान सॉल्व करके डायरेक्ट ही रिजल्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए अब आगे क्वेश्चन अपन समझें। देखो अगला एग्जांपल ये रहा कि निम्न निकायों के लिए कैपिटल एम का मान बताना है क्या होगा। सोचो देखो फर्स्ट क्या कह रहा है आपसे, दो समतलीय संकेंद्रीय वर्ताकार कुंडलियां हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये बड़ी वाली कुंडली प्राथमिक कुंडली है, अंदर छोटी कुंडली रखी है जिसकी त्रिज्या R2 और घेरा N2 है, सेकेंडरी कुंडली है। और इन सभी चित्रों में अपन ने जो काली वाली कुंडली बनाई है प्राथमिक है और नीली वाली कुंडली सेकेंडरी कुंडली को दर्शा रही है। तो जो इसके लिए हमें निकालना है कैपिटल एम का मान, तो अभी आपको समझाया था कैपिटल एम कैसे निकालते हो। जो यहाँ पे कैपिटल एम बराबर क्या होता है, 5/2/I1, जिससे हम लिखते हैं 5/2/I1। तो हमने क्या लिखा था 5/2/I1 को, ये लिखा था N2 B1 A2/I1। और आपसे बोला करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पे B1 एंड A2 का मान रखना है, बस हो जाएगा अपने आप सॉल्व। क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या था, फ्लक्स निकाल के उसमें धारा का भाग लगाना। तो जो अब यहाँ पे देखिए N2/I1 तो एज इट इज रख दिया मैंने। अब B1 का मान, ये जो बड़ी वाली कुंडली है जिसमें धारा I1 है, इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो बच्चों, केंद्र पर कितना होता है बच्चों, μ0 NI/2R। तो यहाँ पे लगा दें फॉर्मूला μ0 NI/2R, ये लगा रहा हूँ फॉर्मूला। तो μ0 N1I1/2R1। ठीक है, और इसका जो एरिया है फिर छोटी वाली कुंडली का एरिया A2 का है, अंदर सेकेंडरी कुंडली का एरिया, तो क्या जाएगा πr2²। ठीक है, यहाँ रख देंगे तो इसे सॉल्व करके रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे I1 से तो I1 कट गया, I1 से I1 कट जाएगा, तो क्या जाएगा रिजल्ट, ये जाएगा इजक्वल टू कैपिटल M इजक्वल टू कितना हो यहाँ पे μ0 N1 N2 πr2/2R1। ठीक है, ये आ गया रिजल्ट। ठीक है, μ0 N1 N2 πr2/2R1, ये अपने फर्स्ट वाले का रिजल्ट निकाल लिया। कोई दिक्कत किसी को, इस प्रकार से अपने याद कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए m का जो मान है घेरों की संख्या N1 N2 के समानुपाती आ रहा है तथा R2² के समानुपाती आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक तो है m समानुपाती N1 N2, ठीक है, और एक समानुपाती हम देख रहे हैं m समानुपाती R2²/R1। ठीक है, मतलब अगर कुंडलियों की त्रिज्याओं को परिवर्तित करे और फिर पूछे m पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो इसे निकाल लेंगे। और अगर दोनों कुंडलियों में घेरों की संख्या को परिवर्तित करे तो क्या प्रभाव पड़ेगा m पर, वो अपन निकाल लेंगे। ठीक है, बात पहले पड़ी। तो जैसे यहाँ पे आपसे कहा है कि इसमें बाहर वाली कुंडली में 100 घेरे, अंदर घेरे 50 हैं। ठीक है, तो चुंबकीय इसका जो कैपिटल M है अन्योन प्रेगुणांक m प्राप्त होता है। और अगर दोनों में घेरों की संख्या की अदला बदली कर दी जाए, ठीक है, मतलब बाहर मान लो 100 अंदर 50 है, अब अंदर 100 बाहर 50 घेरे कर दिया है, तो कैपिटल M पर क्या फर्क पड़ेगा, तो आंसर है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि m समानुपाती N1 N2 है तो उनका गुणनफल तो वही रहेगा। 100 × 50 करें या 50 × 100 करें, गुणनफल तो वही रहता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा m पर। ठीक है, ये हो गया बच्चों। अच्छा, यहाँ पे कंडीशन लिखिए कि R2 इज वेरी वेरी लेस देन R1। इसका मीनिंग क्या है समझ सकते हो? इसका मीनिंग बच्चों क्या है, देखिए हमारा यहाँ पे हम धारा के अनुसार देखिए, धारा I1 के अनुसार उंगलियां घुमाएंगे तो अंगूठा किधर आएगा, ऊपर की ओर, अर्थात केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर है। तो हमने जो फॉर्मूला लिखा है B1 वाला मान, ये जो फॉर्मूला लिखा है, ये चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर है, केवल केंद्र पर, केवल केंद्र पर। केंद्र से थोड़ा अपन दूर हटते जाएंगे, परिधि की तरफ आते जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, परिवर्तित। चुंबकीय क्षेत्र केंद्र से परिधि की तरफ आएंगे, चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होगा। इसका मतलब सब जगह अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान नहीं है। अब चुंबकीय क्षेत्र एक समान नहीं है तो बच्चों फिर
अंदर इस एरिया में आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो डायरेक्ट तो ज्ञात कर सकते ही नहीं है, तो फिर हमें यहाँ पे फ्लक्स का मान कैसे निकालना पड़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का मान फाई का मान कैसे निकालना पड़ेगा, समाकलन करके। अगर चुंबकीय क्षेत्र असमरूप होता है तो हम यहाँ पे समाकलन करके निकालते हैं कुल फ्लक्स का मान, ठीक है। तो जो अब यहाँ पे R2 लेस देन R1 बोल दिया आपसे, मतलब ये त्रिज्या बहुत छोटी है। अब बहुत छोटी है, इतनी छोटी है कि केंद्र पे जो मान आप ले रहे हो उसके आसपास भी हम लगभग उतना मान सकते हैं। जैसे मान लो केंद्र पर मान अगर 100 है तो उसके आसपास 99.9 99.8 के इसके आसपास मान रहेगा, तो 99.9 99.8 को लगभग 100 मान कर अपन लगभग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए R2 का मान वेरी लेस देन R1 कहा गया है। बात पहले पड़ी, ठीक है। चलो अब देखें नेक्स्ट एग्जांपल, दो समांतर कुंडलियां दे रखी है इसके अंदर, यहाँ भी वही R2 लेस देन R1 है। इस प्रकार से कुंडलियां रखी है, उसे R वेरी ग्रेटर R1 पे यहाँ पे एक छोटी कुंडली दूसरी रखी काफी दूरी पर, ठीक है। अब बच्चों इसके लिए भी हमें वही निकालना है, M बराबर अपन जानते हैं φ2 बटा I1, या हम कहते हैं N2 B1 A2 बटा I1, ठीक है। मतलब हमें फ्लक्स निकालना है इस सेकेंडरी कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स, जिसके लिए अपन ने फ्लक्स के लिए लगा दिया फॉर्मूला N2 B1 A2 अपॉन I1। अब बच्चों यहाँ पे हम रखेंगे किसका मान, B1 का मान और A1 का मान, A2 का मान B1। और तो इस कुंडली के कारण यहाँ पे काफी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। याद को पहले अपन पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, उसके अंदर हमने एक स्पेशल केस लिखा था कि ये दूरी R है वेरी ग्रेटर देन त्रिज्या है, ठीक है। तो उस केस में चुंबकीय क्षेत्र का मान जो आया था कितना प्राप्त हुआ था बच्चों, देखिए ये आया था μ0 Ni R स्क्वायर अपॉन μ0 Ni R स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ स्मॉल r क्यूब, ये आया था इसका फॉर्मूला μ0 Ni R स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, ये रिजल्ट बनता है। तो मैंने ये सूत्र लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे A2 का मान कितना है, यहाँ पे इसका एरिया कितना आएगा पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से कुछ नहीं, बस I1 से I1 काट दो, ये कट जाएगा, ठीक है। तो क्या गया रिजल्ट, ये आ गया बच्चों M बराबर μ0 N1 N2 μ0 N1 N2 R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2r क्यूब, ठीक है। ये आ जाएगा, ये रटने कोई भी नहीं है रिजल्ट, आपसे हम आंसर रट लेंगे और टिक कर देंगे तो रटने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आप तरीका समझे, हर क्वेश्चन में हमें यही तरीका करना है, ठीक है। मतलब ये वैल्यू पुट करके निकाल ली, तो ये वैल्यू आपको बताओ नहीं चुंबकीय क्षेत्र वैल्यू, ये आ गया रिजल्ट। ये सूत्र किसी काम के नहीं है, ठीक है, तरीका आना चाहिए आपको। अब देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखें, थर्ड क्वेश्चन अपन देखें। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या है कि समाक्षी सोलेनॉइड और वर्ताकार कुंडली आपको दे रखी है, ठीक है। इस प्रकार से ये सोलेनॉइड है जिसका टर्न डेंसिटी गहरा घनत्व स्मॉल n दे रखा है, ठीक है, ये आपको बताया इसके अंदर। और इसमें इस प्रकार से धारा I1 प्रवाहित और इसकी त्रिज्या R1 है। यहाँ पे वर्ताकार कुंडली R2 त्रिज्या की, इसका मान R2 ग्रेटर देन R1 हमें दिख ही रहा है, R2 R1 से बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम निकालें M का मान, तो बच्चों M बराबर क्या होता है, देखिए M बराबर φ2 अपॉन I1। अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है आपको, φ2 अपॉन I1, φ2 क्या बच्चों फ्लक्स, इस सेकेंडरी कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स। तो चलो फ्लक्स अपन जानते हैं क्या होता है, B इंटू ए के रूप में होता है, NB के रूप में। तो यहाँ पे देखिए ज्ञान समझना, तो बच्चों यहाँ पे देखिए यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कौन कर रहा है, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र अपन जानते हैं कुछ इस तरह से होता है, इस दिशा में वाला इस तरह से, ये अंदर एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र होता है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर, ठीक है, या कहते हैं B1 वेक्टर, इस तरह से होता है B1 वेक्टर। और तो देखो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जो गुजर रहा है, कहाँ से गुजर रहा है, इस एरिया से। ये जो एरिया आपको दिख रहा है, इस एरिया से चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से मतलब चुंबकीय फ्लक्स गुजर रहा है, ठीक है। मतलब ये जो सेकेंडरी कुंडली है, इसके कंप्लीट एरिया से, संपूर्ण एरिया से चुंबकीय क्षेत्र नहीं गुजर रहा। अपन जानते हैं फ्लक्स का मान होता है फाई बराबर, जो अपन ने स्टार्टिंग में फाई बराबर B इंटू ए समझाया था मैंने। तो B इंटू ए में ए क्या होता है, क्या होता है बच्चों, ए होता है एरिया, कुंडली का वह एरिया जहां से चुंबकीय क्षेत्र गुजर रहा है, या जिसमें मतलब कुंडली का वह एरिया जो चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित है। तो देखिए ये जो बड़ी वाली कुंडली है, इसका संपूर्ण एरिया चुंबकीय क्षेत्र में नहीं है, केवल इतना सा एरिया ही चुंबकीय क्षेत्र में है, ठीक है। तो यहाँ पे φ2 के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एरिया जो लेंगे सेकेंडरी कुंडली का, वो कितना लेंगे, सेकेंडरी कुंडली का जो एरिया आपको लेना है। सूत्र तो फिर वही यहाँ पे अपन जानते हैं, φ2 बराबर क्या बच्चों, N2 इंटू B1
अपॉन B1 A2 अपॉन I1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए A2 बच्चों सेकंड कुंडली का वो एरिया है जहां में चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है। A2 क्या है? ये बच्चों सेकेंडरी कुंडली का वह एरिया, द्वितीय कुंडली का वह एरिया, समझ आ कह रहा हूं मैं, द्वितीय कुंडली का वह एरिया जो बी वेक्टर में उपस्थित है, ठीक है, जो B1 वेक्टर में उपस्थित है। B1 वेक्टर में उपस्थित है, ठीक है। ये तो A2 क्या है? द्वितीय कुंडली का वह एरिया जो कि B1 वेक्टर में उपस्थित है, वो एरिया ये A2 है। तो यहाँ पे A2 का मान आप रखें, देखो चलो यहाँ पे रखा हुआ मान ध्यान समझना, N2 अपॉन I1 तो एज इट इज है, B1 का मान रखें। हम जानते हैं अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, B1 बराबर म्यू नॉट स्मॉल n I1। अब देखिए एरिया A2 कितना होगा एरिया, देखिए दिखने में लग रहा है कि हम एरिया A2 का मान रख दें पाई R2 स्क्वायर, नहीं, पाई R2 स्क्वायर रख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि पाई R2 स्क्वायर तो पूरा एरिया आएगा। तो ये A2 सेकेंडरी कुंडली का पूरा एरिया नहीं है, क्या है? वह एरिया जो चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित है। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र में कितना एरिया? केवल इतना सा जिसकी त्रिज्या R1 है, अर्थात क्या जाएगा पाई R1 स्क्वायर। बस यही दिमाग लगाना है यहाँ पे, क्या आएगा बच्चों? पाई R1 स्क्वायर। गलती से आप क्या करोगे, उसको पाई R2 स्क्वायर लिख दोगे, जो मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। हाँ, अगर बच्चों ये जो सेकंड वाली कुंडली छोटी होती, सेकंड वाली कुंडली छोटी होती, मतलब इतनी बड़ी ना के इस इतनी साइज की होती, इतनी साइज की, छोटी साइज की होती, ठीक है। मतलब जो सेकंड वाली कुंडली है, जो सेकंड वाली कुंडली बच्चों ये अंदर इस तरह की होती है, सेकंड वाली कुंडली इस तरह से ये होती, सेकंड वाली कुंडली R2 त्रिज्या की, ये R2 त्रिज्या है, ये इस तरह की सेकेंडरी कुंडली होती। तो अब यहाँ पे हम क्या करते, सेकेंडरी कुंडली का वह एरिया जो B1 वेक्टर में उपस्थित है, तो यहाँ पे इतना सा एरिया ही, चुंबकीय क्षेत्र तो सब जगह, सेकेंडरी कुंडली का एरिया फिर अपन कितना लेते बच्चों? हम यहाँ पे कितना लेते बताइए? पाई R2 स्क्वायर। अब कितना लेते बच्चों यहाँ पे? पाई R2 स्क्वायर। अभी तो हमने पाई R1 स्क्वायर लिया, लेकिन इस कंडीशन में, मतलब अगर यहाँ पे छोटी साइज होती तो फिर हमें पाई R2 स्क्वायर लेना पड़ता, ठीक है। आई बसों में तो इस तरह अपन ने ये चीज देखी, ठीक है, इस तरह हो जाएगा ये। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं, I1 से तो I1 कट गया, क्या जाएगा बच्चों यहाँ पे? म्यू नॉट N1 मतलब म्यू नॉट N2 स्मॉल n पाई R1 स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा m का मान, ठीक है, म्यू नॉट N2 स्मॉल n पाई R1 स्क्वायर, ये रिजल्ट यहाँ बन जाएगा। चलो अब देखें फोर्थ पॉइंट बच्चों, यहाँ पे एक बेलनाकार क्रोड पर दो समान लंबाई की सोलनॉइड लपटी हुई है। कैसे? देखो बच्चों यहाँ पे इसमें ये इस प्रकार से A अनुप्रस्थ काट है, इसका लंबाई L है, इस पे ये प्राथमिक कुंडली और ये द्वितीय कुंडली इस प्रकार से एक के ऊपर एक अच्छी तरह से लपटी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों इसमें हम देखें वही M निकालना है, इसका M कैसे निकाल लेंगे? M बराबर φ2 अपॉन I1 मीन्स φ2 का मान N2 B1 A2 अपॉन I1 ये रखना है। अब यहाँ पे देखिए ये N2 अपॉन I1 तो एज इट इज B1 का मान, B1 मतलब प्राथमिक कुंडलीकरण अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, कितना बनेगा बच्चों? म्यू नॉट Ni होता है, म्यू नॉट स्मॉल n को लिखते हैं N1 बटा L इंटू I1, ठीक है, घेरा रखना तो लिख दिया स्मॉल n1 अपॉन L, ठीक है। यहाँ पे बच्चों I1, फिर यहाँ पे A2 तो कितना है? एरिया A है, I1 से I1 कट जाएगा, कितना हो गया बच्चों? ये म्यू नॉट N1 N2 म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L, ये आ गया रिजल्ट, ठीक है, M का मान, क्लियर, ये आ गया M का मान। अब बच्चों यहाँ पे अंदर जो क्रोड है, मान लो इसका आपको म्यू आर दे रखा है, आपसे कहा है कि इसका जो आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान म्यू आर है, अंदर जो ये क्रोड है मतलब माध्यम है, इसका अगर आपको म्यू आर दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपसे मैं पहले भी समझा चुका हूँ, जब भी आपको माध्यम का प्रभाव पूछा जाए कि अंदर सब जगह माध्यम म्यू आर है, तो जहाँ पे म्यू नोट आ रहा है उसके साथ क्या चिपका दो? म्यू आर, ठीक है। तो म्यू आर चिपका देंगे, अंदर अगर इसका म्यू आर दे रखा है तो यहाँ पे यदि क्रोड माध्यम म्यू आर हो तो
एम बराबर क्या है बच्चों, एम बराबर म्यू आर म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन एल। मतलब माध्यम म्यू आर दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, म्यू आर से गुणा कर दो, इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा। चलो अब देखें आगे अगला एग्जांपल, यहाँ पे कह रहा है समतलीय संकेंद्रीय व वर्गाकार लूप है, ठीक है। तो इस प्रकार वर्गाकार लूप है, इसके अंदर ये सेकेंडरी कुंडली एक वर्ताकार कुंडली के रूप में, तो यहाँ भी अपन वही लगा रहे हैं एम बराबर फाइव टू अपॉन I1 मीन्स N2 B1 A2 अपॉन I1। मतलब करना कुछ नहीं है, हमें यहाँ पे इस कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है φ2 का मान, जिसके लिए अपन ने ये लगा दिया सूत्र N2 B1 A2 अपॉन I1। अच्छा बच्चों अब यहाँ पे लूप बोले गए हैं, तो लूप बोले गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, घेरों की संख्या का मान कितना है एक, घेरों की संख्या एक रख देंगे, तो N2 का मान रख दिया मैंने एक, क्योंकि लूप बोल रहा है तो N2 का मान तो 1 बटा I1। अब तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र कौन उत्पन्न कर रहा है, ये वर्गाकार लूप केंद्र पर। आप जानते हो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, पहले पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, किसी वर्गाकार लूप के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है क्या होता है, 2√2 म्यू नॉट I अपॉन पाई एल। याद है 2√2 म्यू नॉट I अपॉन पाई एल, ये रखते हैं 2√2 म्यू नॉट I अपॉन पाई एल, ठीक है। वर्गाकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र 2√2 म्यू नॉट I अपॉन पाई एल, ठीक है। और फिर यहाँ पे A2 का मान तो क्या जाएगा इसका, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर ये रख दिया अपन ने, ठीक है। यहाँ बच्चों देखो आर का मान लेस देन एल ले रहे हैं, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र केवल कहाँ पर है, केंद्र पर, तो जो अंदर कुंडली रखी है, जो लूप रखा है वर्ताकार लूप, वो भी इतना छोटा होना चाहिए केवल केंद्र पर ही उपस्थित हो, मतलब उसका पूरा आकार केंद्र पर ही आ जाए, लगभग इतना छोटा होना चाहिए, काफी छोटा, तो इसलिए अपन ने ये लिया है। अब यहाँ पे I1 से I1 कट जाएगा, ठीक है, पाई से पाई भी कैंसिल कर दो, तो क्या जाएगा रिजल्ट 2√2 म्यू नॉट आर स्क्वायर अपॉन एल, यह जाएगा रिजल्ट m का मान, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ने इन सभी चित्रों के लिए m निकाल लिए, ठीक है। ये तो अपन ने 5 पॉइंट अपन ने देख लिए। उसके बाद चलो आगे 2-3 और अपन देखें इस पे। यस अब देखो यहाँ पे 6 पार्ट अपन देखें, 6 वाला पार्ट इसमें आपसे कह रहा है कि दो परस्पर, यहाँ पे परस्पर लंबत कुंडलियाँ या परस्पर लंबत सोलनॉइड्स दे रखी हैं, तो उस अवस्था में m का मान क्या होगा, देखिए। तो यहाँ पे इस तरह से एक तो क्षैतिज कुंडली है, प्राथमिक कुंडली यहाँ पे क्षैतिज अवस्था में, ठीक है, हॉरिजेंटल है, और जो द्वितीयक वाली है वो वर्टिकल रूप में, मतलब ऊर्ध्वाधर है। तो ये भी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था एग्जाम्पल। तो इस I1 के कारण चुंबकीय क्षेत्र आएगा B1 इधर, और इसका एरिया वेक्टर आएगा A2 इस तरफ। तो आप देखिए दोनों आपस में क्या है, परस्पर लंबत हैं, तो फ्लक्स का मान क्या होगा, 0, φ2 0 जाएगा। यहाँ भी आप देखिए सेकंड डायग्राम में समझो क्या है, ये तो क्षैतिज कुंडली है, इस प्रकार से धारा I1 पारित हो रही है, क्षैतिज कुंडली है, तो इस कुंडली में धारा I1 पारित करेंगे तो अंगूठा घुमाएं, केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र आएगा ऊपर की ओर, तो केंद्र पे ऊपर की ओर है, बस के आसपास अपन देखें चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से बल रेखाएं घूम के आएंगी, यहाँ से बल रेखाएं घूम के यूँ आएंगी। ये अपन जानते हैं किसी वर्ताकार कोई कुंडली है, धारावाही कुंडली, तो उसके कारण आसपास चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं कुछ इस तरह से होती हैं। यहाँ बच्चों ये तो क्षैतिज थी, इसके पास यहाँ पे ऊर्ध्वाधर कुंडली रखी है किस तरह से, तो इसका एरिया वेक्टर तो इधर है, और यहाँ पे तो इस स्थान पे चुंबकीय क्षेत्र कहाँ रहा है, नीचे की ओर, देखिए एरो नीचे की ओर है, अर्थात B1 एंड A2 यहाँ भी क्या है, परस्पर लंबत है। फिर देखिए तीसरे केस में यहाँ बच्चों इसमें देखो एक ही प्राथमिक कुंडली है, ये द्वितीयक कुंडली, तो प्राथमिक कुंडली में धारा के अनुसार उंगलियां रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है B1 इधर की ओर, ठीक है, और यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर जो यहाँ पे जो अंदर वर्ताकार लूप दिख रहे हैं, इसका एरिया वेक्टर आएगा इस तरफ, तो यहाँ भी दोनों आपस में लंबत हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तीनों जो चित्र दिख रहे हैं ABC, जो तीनों चित्र हैं ABC, तो हम कह सकते हैं यहाँ तीनों सिस्टम, ठीक है, तीनों सिस्टम A, B, C के लिए, A, B, C में तीनों सिस्टम में A2 वेक्टर परपेंडिकुलर B1 वेक्टर है, ठीक है, A2 वेक्टर परपेंडिकुलर B1 वेक्टर है, ठीक है। तो हम कहते हैं अतः सदैव φ2 बराबर क्या रहेगा, 0, सदैव φ2 का मान 0 होगा, इसलिए m बराबर क्या आएगा बच्चों, 0, इसलिए m का मान यहाँ पे 0 आएगा। तो इस तरह के निकाय आपको दे रखे हैं, तो इनका m कितना बन रहा होता है, 0 बन रहा होता है। आई बस में m का मान क्या है बच्चों, 0, आई बस। अब देखिए उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट देखें, 6 हो गया, 7th पार्ट देखें। अब 7th पार्ट बच्चों, अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें 2 कुंडली या 2 लूप या 2 सोलेनोइड के रूप में सिस्टम था। अब बच्चों यहाँ पे देखिए एक तो यहाँ पे खुला तार है, धारा I1, लंबा तार I1,
उसके यहाँ पे एक आयताकार लूप रखा है, इस निकाय का आपको बताना है, इस निकाय का m बताना है क्या होगा। ठीक है, अब तो यहाँ पे देखिए हमारा उद्देश्य क्या होता है, हम जानते हैं m बराबर क्या होता है phi 2 अपॉन I1। तो हमारी ये सेकेंडरी कुंडली है, तो इससे कितना फ्लक्स गुजर रहा है, प्राथमिक में कुंडली नहीं है, प्राथमिक वाला तो एक धारावाही तार है, सीधा धारावाही तार। ठीक है, और हमारी सेकेंडरी एक लूप के रूप में आयताकार लूप है, इससे गुजरने वाला फ्लक्स phi 2 हमें फाइंड करना है। तो ये तो अपन पहले जब अपने टॉपिक EMI स्टार्ट किया था, ठीक है, आज तो अपन नवे लेक्चर पहुंच गए, अपन ने जहाँ पे फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया था, ठीक है, वहाँ पे आपको मैंने फ्लक्स के बारे में समझाया था, फ्लक्स phi 2 का मान। ठीक है, मतलब फ्लक्स फाई का मान, इस तरह एक क्वेश्चन सोल्व किया था अपन ने, धारावाही तार है, यहाँ पे एक आयताकार लूप है, तो यही वीमाई ली थी अपन ने, एल दूरी, ए चौड़ाई, लंबाई ये ली थी, इससे गुजरने वाले फ्लक्स का जो मान लिखा था वही यहाँ पे रख के अपन निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे देखिए m बराबर क्या था बच्चों, phi 2 अपॉन I1, m बराबर phi 2 अपॉन I1। अब यहाँ पे इस phi 2 का मान याद करो, पहले पढ़ चुके हो आप, इसके लिए क्या आया था मान, म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट आई बी अपॉन 2 पाई लॉग, क्या था बच्चों, लॉग में लॉग a प्लस ए, एल प्लस ए अपॉन एल, लॉग एल प्लस ए अपॉन एल, ये रिजल्ट आया था। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको याद हो तो यहाँ पुट कर सकते हो, वरना वापस वही समाकलन करके पहले phi 2 निकालना पड़ेगा पूरा। ठीक है, कैसे बच्चों, तो मैं डायरेक्ट देख रहा हूँ, तो म्यू नॉट I1 बी अपॉन 2 पाई, ठीक है, इंटू लॉग एल प्लस ए अपॉन एल, फिर बटे में क्या रख देंगे बच्चों, I1, तो I1 से I1 कट जाएगा। ठीक है, ये लिखा था अपन रिजल्ट, याद है कि नहीं है, ये रख दिया म्यू नॉट I1 बी अपॉन 2 पाई लॉग एल प्लस ए अपॉन एल। ठीक है, अब यहाँ पे I1 से I1 कट गया, तो क्या आएगा रिजल्ट, m बराबर, यह जाएगा रिजल्ट म्यू नॉट बी अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट बी अपॉन 2 पाई लॉग ऑफ एल प्लस ए अपॉन एल, ये इसका आंसर आ जाएगा m का मान। तो इससे अपन ये m निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे m का जो मान है इस लूप की चौड़ाई के साथ क्या निर्भरता रख रहा है, तो क्या जाएगा मान, ये m समानुपाती b। ठीक है, या बच्चों मान लो यूँ कह दे कि इस चित्र में l बराबर a बराबर b, सारी भुजाएं सेम है, प्रत्येक का मान, भुजा का मान मान लो l दे रखा है, तो सब जगह l l l रख देंगे, तो क्या जाएगा बच्चों, यहाँ पे बच्चों अगर आपसे कह दे कि यदि l बराबर a बराबर b दिया हो, तो m बराबर क्या है, m बराबर क्या जाएगा, देखिए म्यू नॉट l अपॉन 2 पाई, फिर लॉग क्या होता है यहाँ पे, क्या जाएगा l प्लस l अपॉन l, मतलब 2l अपॉन l मीन्स लॉग 2 हो जाएगा, लॉग 2 बेस ई, म्यू नॉट l अपॉन 2 पाई लॉग 2 बेस ई, ये बन जाएगा रिजल्ट। ठीक है, तो ऐसे अपन ज्ञात कर सकते हैं। चलो अब देखिए बच्चों, ये तो अपन ने 7 पार्ट सॉल्व कर लिए, सबका m निकाला। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6, ये तो पूरा 5वां क्वेश्चन सॉल्व करे थे अपन, 5वां एग्जाम्पल सॉल्व करते। अब छठा एग्जाम्पल देखें, आपसे कह रहा है प्राथमिक धारा इसके अनुसार परिवर्तित हो रही है, द्वितीयक कुंडली का प्रतिरोध R है तथा निकाय का अन्योन्य प्रेरण गुणांक m है, तो द्वितीयक कुंडली में प्रेरित E2 एंड I2 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन अपन देखें, तो यहाँ पे धारा का मान दे रखा है, m दे रखा है और हमें E2 निकालना है, तो E बराबर अपन जानते हैं क्या होता है, E2 बराबर माइनस एम डी I1 अपॉन डी टी, ये देख ही चुके अपन सूत्र, E2 बराबर माइनस एम डी I1 अपॉन डी टी, तो यहाँ पे माइनस एम डी अपॉन डी टी, I1 का मान कितना, I1 का मान ये रहा I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, रख देंगे, तो क्या जाएगा यहाँ पे, ये माइनस एम आई नॉट तो कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी का अवकलन क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, क्योंकि अंदर जो राशि होती है ओमेगा टी, इसके अवकलन से गुणा भी करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया रिजल्ट माइनस एम ओमेगा आई नॉट, ठीक है, कॉस ओमेगा टी। अब अच्छा यहाँ पे हमें क्या निकालना है, I2 निकालना है, तो I2 इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, E2 अपॉन आर। ठीक है, I बराबर E2 अपॉन आर, ये कर दिया अपन ने, तो यहाँ पे E2 अपॉन आर, तो क्या जाएगा माइनस एम आई नॉट कॉस ओमेगा टी बटा आर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, माइनस एम ओमेगा आई नॉट बटा आर कॉस ओमेगा टी, ये रिजल्ट आ गया इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ये ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर, तो अपन ने कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इस प्रकार से। अब बच्चों जैसे एक और एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें, आपसे कहा है इस प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 7 में
यदि सेकेंडरी कुंडली की धारा मान लो अचानक से उल्टी हो जाए, ठीक है, टी समय में, मतलब आपसे कहा जाए कि यदि प्राथमिक कुंडली की धारा टी सेकंड में अचानक दिशा विपरीत कर ले, ठीक है, प्राथमिक कुंडली की धारा टी समय में अचानक दिशा विपरीत कर ले, तो अब यहाँ कहा जाए कि E2 का मान क्या होगा। E2 बराबर, तो हम देखते हो यहाँ पे, तो E2 का एवरेज मान, तो E2 का औसत मान क्या होगा, हमसे पूछ ले औसत मान। तो चलो देखिए E2 का एवरेज मान क्या बताया था आपको मैंने, एवरेज वैल्यू, एवरेज E2 एवरेज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, E2 का एवरेज मान क्या होता है, -m डेल्टा I अपॉन डेल्टा टी, या कहते हैं -m I2 माइनस, अब यहाँ पे देखो डेल्टा I जो है, डेल्टा I है मतलब अंतिम माइनस प्रारंभिक मान I1 था, तो अंतिम मान क्या हो गया, -I1, क्योंकि दिशा विपरीत हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे -I1 अपॉन टाइम t, तो कितना बन जाएगा रिजल्ट, ये हो जाएगा कि धारा की दिशा परस्पर बिल्कुल विपरीत हो गई थी, तो यहाँ पे क्या मान गया, तो वो यहाँ पे कितना जगह मान बचो, यहाँ पे हो जाएगा ट्वाइस ऑफ m I1 अपॉन t। तो इस प्रकार से अपन कुछ एक चीज़ें अपन ज्ञात कर सकते हैं। बात पहले पढ़ी, तो इस प्रकार बच्चों ये अपन ने ये टोटल 7 क्वेश्चन यहाँ पे अपन ने समझे इस पे बेस्ड। तो चलो खैर आज के लिए इतना बहुत है, बाकी अपन कल आगे और पढ़ते हैं, ठीक है, कल मिलते हैं, गुड बाय।